नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। एनएस पॉलिटिकल साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में समकालीन दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति और उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना था कि उसमें कौन कौन से देश आते हैं, और महत्वपूर्ण घटना चक्र को भी जाना था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, आप जो घटना चक्र मैंने उसमें दिखाया था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण डेटों को आप नोट करें, जैसे कि सिंधु जल समझौता, और इसके अलावा उसमें भारत पाक ताशकंद समझौता, और एक है आपका भारत ताशकंद के बाद होता है हमारा 1972 में शिमला समझौता, और 1996 में फरक्का जल संधि। तो ये बांग्लादेश भारत के मध्य होती है। इन सारी चीज़ों को, ये सारणी में से जो ये सारणी है आपके सामने, ये वाली सारणी, ये आपको याद रखनी है या ये नोट करनी है। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं, और आज हम जानेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र। हमने पाकिस्तान में लोकतंत्र के बारे में भी जान लिया था कि पाकिस्तान में किस तरह से रहा है। तो बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का अंग था। ये क्या था? 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का अंग रहा। अंग्रेज़ी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना। अंग्रेज़ों के समय जब 1905 में जो विभाजन किया गया था, और 1905 के विभाजन के समय यह क्षेत्र जो था वही लगभग पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। अब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में अंतर क्या था? यहाँ बंगाली बोली जाती थी, और लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू लाद रहा था उन पर। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपनी न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित भागीदारी की मांग उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व अब देखिए किसने नेतृत्व किया है यहाँ का पूर्वी पाकिस्तान में, उनकी संस्कृति और बंगाली भाषा को बचाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने प्रतिनिधित्व की भी मांग की। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अब इन्होंने अवामी लीग नाम की पार्टी बनाई और 1970 में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीत ली इन्होंने। अवामी लीग की संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। याहिया खान जो सैनिक शासक थे, उन्होंने उसे कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन करने लगे। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। परिणामस्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन किया, वित्तीय सैन्य सहायता दी, और 1971 में युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण एक और तथा स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया।
बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम से शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासक जिया उर रहमान, अब वहाँ पर एक सैनिक शासक आए जिया उर रहमान, क्योंकि शेख मुजीब ने भी तानाशाही करना शुरू कर दिया था। जिया उर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाया, अपनी को क्या बना ली, पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनावों में विजयी रहे। जिया उर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासक मिल गया। आगे एक और सैनिक शासक कौन थे, HM इरशाद, ये जो हैं वो। लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी और उसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति पद छोड़ा और 1990 में राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ महत्वपूर्ण हैं बांग्लादेश में। एक तो जिया उर रहमान जो सैनिक शासक थे, उन्होंने किसकी हत्या की, या उनके नेतृत्व में शेख मुजीबुर रहमान की। और मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग। और जिया उर रहमान की पार्टी का नाम क्या था, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। और फिर इसके बाद ये भी याद रखना है कि 1990 में राष्ट्रपति पद छोड़ा और 91 से लगातार वहाँ पर लोकतंत्र कायम है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश के बाद नेपाल के बारे में जानेंगे हम कि नेपाल की क्या स्थिति है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। तो पहले तो राजतंत्र था, हिंदू राज्य, फिर राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। 1990 में नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कायम हुए। 1990 में कौन, माओवादी राजा सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। अब देखिए, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष किसमें हुआ, नेपाल के अंदर 1990 के बाद हुआ था। और ये किन किन के बीच था, ये था आपका माओवादी, राजा, सत्ताधारी, अभिजन वर्ग। ठीक है, इन लोगों के बीच में था। और यहाँ पर फिर बताया गया है कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष। हाँ, इसे आप नोट कर लें, यहाँ से नोट करें। राजा
की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुए। कब हुए? 2006 में। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। 2006 में आंदोलन के आगे राजा ज्ञानेंद्र ने झुकते हुए संसद को बहाल किया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों का महागठबंधन 7 पार्टी अलायंस एक गठबंधन था, वो इसका नेतृत्व कर रहा था। ये तो गठबंधन माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया, तीनों ने मिलकर किया। महागठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन हुआ। वहाँ पर क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते हैं कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी है ताकि अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रम। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हरेक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर शंकित थे। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। ये महत्वपूर्ण डेट है। 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ और 2015 में वहाँ पर संविधान लागू किया गया, नया संविधान। तो नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म होकर लोकतांत्रिक क्या बनाए? गणराज्य। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करने की यहाँ पर। एक तो 2002 में भंग की, 2006 में बहाल की, फिर 7 पार्टी अलायंस। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और नोट करनी है। आगे हम देखेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष और वहाँ पर लोकतंत्र के बारे में। हम देख चुके हैं कि आज़ादी के 1948 के बाद से लेकर श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन यह एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। अब देखते हैं कि मसला क्या है। आज़ादी के बाद श्रीलंका के उन दिनों आज़ादी के बाद श्रीलंका को उन दिनों सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीतिक और बहुसंख्यक सहेली समुदाय के हितों को नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। अब वहाँ पर कौन है? सहेली। और तमिल आबादी भारत से जाके वहाँ जा बसी। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना है कि श्रीलंका में तमिल के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। अब तमिलों का क्या हुआ? तमिलों के साथ उपेक्षा हुई तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की बुलंद हुई। और 1983 में उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये पूरा नाम आप लिख लेना, लिट्टे कहते हैं इसे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम,
ये पूछा जा सकता है। 1983 में गठन। श्रीलंकाई सेना के साथ सतत संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में लिट्टे का नियंत्रण रहा। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत के तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका सरकार से बातचीत करने की कोशिश की और 1987 में भारतीय सरकार ने तमिल मसले को प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा और एक समझौता हुआ। कब? 1987 में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना बुला ली। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि कब 87 में गई, 1989 में आई। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन अब तमिल ईलम जो लिट्टे था उसके मध्य और श्रीलंका सरकार के मध्य में नॉर्वे और आइसलैंड ने क्या किया? मध्यस्थता की। अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ और 2009 में लिट्टे का खात्मा हो गया। ठीक है, यह खात्मा कर दिया गया। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के इस उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। तो श्रीलंका ने बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिन्हें हमें नोट करना है। एक तो विकास दर, वृद्धि दर, जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको नियंत्रित किया है और दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। गृहयुद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है और सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावतों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम रखी। अर्थात दक्षिण एशिया में श्रीलंका एक ऐसा देश है भारत के बाद जहाँ पर कि लगातार वहाँ पर शासन स्थापित है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। सभी साथियों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सभी साथियों से निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। और आपसे ये एक बात कहना चाहूँगा कि आप इसे ऐसे मान लीजिए अब स्कूल खुल गए हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो और दोनों का मेल हो जाए और जिससे कि अच्छी तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद।